Hello students, welcome to BBVN online class and in our class we have discussed about the percentage composition. हमने किसकी बात करी थी? परसेंटेज कंपोजिशन की बात करी थी और परसेंटेज कंपोजिशन से ही वी कैन कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला. हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं. सो व्हाट इज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट होल नंबर में प्रेजेंटेशन होता है या एक्सप्रेशन होता है. क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला? जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेती हूँ CO2 का. ठीक है, चलिए CO2 नहीं, हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं C6H6 का. किसका एग्जांपल ले रहे हैं हम? बेंजीन का. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल है. ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. बट अगर हमें इसको सिंपलेस्ट होल नंबर एक्सप्रेशन दे दें, क्या दे दें हम इसको? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में प्रेजेंट कर दें, तो हमें पता है कार्बन और हाइड्रोजन दो एटम्स हैं यहाँ पर. ठीक है, तो इनका सिंपलेस्ट रेशो क्या हो जाएगा? 6 1 जा 6, 6 1 जा 6. तो क्या होता है? 1:1. तो हमें पता है हम 1 कभी भी लिखते नहीं है, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो चाहे एम्पिरिकल फॉर्मूला हो. तो C6H6 इट मींस बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH. क्या हो जाता है? CH. इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं. दिस इज ग्लूकोज. ये क्या है? ग्लूकोज. और देखिए ग्लूकोज में कार्बन तो 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं एंड ऑक्सीजन कितने हैं? 6. ठीक है, अब हमें इनका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का. इसका अब हमें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ड्रॉ करना है. क्या करना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला. तो आपको पता है एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ एवरी एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल. क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला? इट इज द simplest मतलब expression in the simplest whole number of every atoms present in a molecule. एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं उनको अगर हम उनके सिंपलेस्ट होल नंबर पे में एक्सप्रेस कर देते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. जैसे कि हम इसकी बात कर रहे थे, तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए कार्बन 6 है, तो 6 1 जा 6 यानी कार्बन हो गया 1 में. हाइड्रोजन 12 है, तो 6 2 जा 12. तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2. और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 1. तो अगर हम ग्लूकोज के तीनों एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर में अगर हम रेशो ले लेते हैं तो वो हो जाता है 1:2:1. तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला जो ग्लूकोज का बनेगा वो बनता है CH2O. क्या बन जाएगा? C1 है तो 1 हम लिखते नहीं है, CH2O. O पे भी 1 है तो 1 हम लिखेंगे नहीं, तो C6H12O6. इट मींस ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH2O. ओके, तो ये तो हमने बात करी है एम्पिरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन और उसका क्या होता है मीनिंग. अब हम देखिए इसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ हमें क्या दे रखा है? परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है. तो देखिए हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है. कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास इफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम इज गिवन 29.11%, फॉर सल्फर इट इज 40.51% एंड फॉर ऑक्सीजन इट इज 30.38%. तो हमें यहाँ पे देखिए जो हमारा मॉलिक्यूल बनेगा उस मॉलिक्यूल में सोडियम होगा, सल्फर होगा और ऑक्सीजन होगा और उनका हमें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है. क्या गिवन है हमें? परसेंटेज कंपोजिशन. तो हम उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं और उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखिए सबसे पहले हम इस तरीके से ये सॉल्यूशन करेंगे और हम चार्ट टेबल बना के भी कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप भी हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं. बट जब हम टेबुलर फॉर्म में करते हैं तो ये क्या हो जाता है? हमारे लिए इजी हो जाता है. तो सबसे पहले देखिए हम एलिमेंट जो हमें गिवन है क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? सोडियम,
सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो तीनों एलिमेंट्स के मैंने यहाँ पे सिंबल लिख लिए हैं, नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट सिंबल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें इंपीरिकल फॉर्मूला में सिंबल्स को लेना होता है। ओके, फिर देखिए परसेंटेज कंपोजिशन जो हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। जैसे सोडियम की हमें दे रखी है 29.11, सल्फर के लिए हमें दे रखी है 40.51, ठीक है, और ऑक्सीजन के लिए हमें दे रखी है 30.38। ओके, ये हमें परसेंटेज, इतना तो हमें गिवन है, आगे का जो कैलकुलेशन है वो हमें करनी होगी। तो देखिए सबसे पहले तो हम परसेंटेज कंपोजिशन की बात करते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि 100 मॉलिक्यूल्स या एटम्स है ना, 100 एटम्स में से इतने एटम्स सोडियम के हैं, 100 में से इतने एटम्स सल्फर के हैं और इतने ऑक्सीजन के हैं। तो हम इनका एटॉमिक मास कैलकुलेट, एटॉमिक मास हमें पता है, जैसे कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, सल्फर का कितना होता है 32 एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ये हमने एटॉमिक मासेस लिए हैं, सोडियम का 23 होता है, सल्फर का 32 होता है, 16 प्लस 16, ठीक है, तो कितना हो गया 32, और ऑक्सीजन का 8 प्लस 8 16। ये हमने एटॉमिक मासेस लिए हैं किसके, इन एलिमेंट्स के जो हमें गिवन है, ये हमें पता होने चाहिए। ये हमें कोई हो सकता है हमें न्यूमेरिकल में गिवन हो या ना भी गिवन हो, तो कुछ के तो हमें याद रखने हैं। ओके, फिर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स। चलिए नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स हमने कैसे कैलकुलेट करना है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये होता है, ठीक है। तो मोल्स की कैलकुलेशन हमें करनी है। तो अगर हम ये बोलते हैं, देखिए हम यहाँ पे एटॉमिक मास मोलर मास में भी ले सकते हैं, और मोलर मास आपको पता होना चाहिए कि जो म्यू होता है उसी को आप ग्राम में बदल दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोलर मास में, है ना। ये जो म्यू होता है अगर हम उसको ग्राम में वेट ले लेते हैं तो वो मोलर मास में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए मोल्स में जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास हमें चाहिए, मोलर मास हमें पता है। अब गिवन मास, अब आप बोलोगे कि हमें मास तो गिवन ही नहीं है, लेकिन हमें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है। अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन, यानी हम अगर मान लेते हैं कि हमारे पास में जो मॉलिक्यूल है वो 100 ग्राम है, कितना है हमारे पास में मॉलिक्यूल 100 ग्राम, 100 ग्राम में से इतना ग्राम तो सोडियम है, ठीक है, इतना ग्राम सल्फर है एंड इतने ग्राम्स जो है वो ऑक्सीजन के हैं। तो गिवन मास हम इन्हें मान सकते हैं और इनसे हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे मिल जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 29.11 अपॉन 23, ठीक है, ये हमारा गिवन मास मान लिया हमने, 100 में से इतना ग्राम क्या है, सोडियम है, ठीक है। इसी तरीके से सल्फर के लिए 40.51 अपॉन 32, ओके, फिर 30.38 अपॉन 16, ओके। तो ये आ गए हमारे नंबर ऑफ मोल्स। जब हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है, इसका आंसर 1.266, इसका आंसर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आता है 1.266। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो आंसर आता है 1.896। तो ये हमने क्या निकाले, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि हमारे पास सोडियम के मोल्स आ गए 1.266, सल्फर के आ गए 1.266 एंड ऑक्सीजन के आ गए 1.896। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट मोलर रेशो में बदलना है, क्योंकि ये हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स आए हैं तो हमें इनको पॉइंट्स हटाने, क्या हटाने, हमें पॉइंट्स हटाना है, सिंपलेस्ट मोलर रेशो में लाना है। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशो में लाने के लिए क्या करेंगे, हम जो ये 3 डिजिट्स हैं इनमें से जो छोटी डिजिट है, सबसे छोटी, इन तीनों में सबसे छोटी ये है 1.266, तो इस एक डिजिट से तीनों को डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, जो स्मॉलेस्ट डिजिट है, नंबर है, उससे हमें इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करना है। तो 1.266 को 1.266 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। लाइकवाइज इसको भी हम 1.266 को 1.266 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1।
इसे हम डिवाइड करते हैं 1.896 को 1.266 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर आंसर आता है 1.5। ओके, तो ये आ गए हमारे पास में सिंपलेस्ट मोलर रेशो। लेकिन अभी भी ये फ्रैक्शन में है। किस में है? अभी भी ये फ्रैक्शन में, होल नंबर में नहीं है। क्या नहीं है? होल नंबर में। लेकिन क्योंकि हमें इंपीरिकल फॉर्मूला हमेशा होल नंबर्स में लिखना होता है, कभी भी हम फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। ओके, तो आपको पता ही है जब भी हमारे पास में रेशियो फ्रैक्शन में आता है तो हम होल नंबर में उसको कैलकुलेट करने के लिए किसी भी ऐसी छोटे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि तीनों के तीनों ही हमें होल नंबर में मिल जाए। तो देखो, अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम एज इट इज रहेगा। 1 के बाद में अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होता है, 1 इंटू 2 करते हैं तो आ जाता है 2, 1 इंटू 2 करते हैं तो आएगा 2, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 3। ओके, अब हमारे पास में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या आया है? 2:3। क्या रेशो बना है हमारे पास में? 2:3। इट मींस सोडियम के लिए तो रेशो जो नंबर आएगा इंपीरिकल फॉर्मूला के लिए वो आता है 2, सल्फर के लिए क्या आता है 2, एंड ऑक्सीजन के लिए आता है हमारे पास में जो रेशो में नंबर वो आता है 3। तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा इन तीनों से जो बनेगा वो क्या बनता है? Na2S2O3। तो हमारा जो आंसर होगा इंपीरिकल फॉर्मूला, तो वो कितना क्या बना इंपीरिकल फॉर्मूला? Na2S2O3, जो हमें इस कैलकुलेशन के बाद में एंड में मिला है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला। अब इस इंपीरिकल फॉर्मूला से ही हमें इसमें नेक्स्ट हमसे जो पूछा गया है मॉलिक्यूलर मास, तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। और मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप सभी को आता है। मॉलिक्यूलर मास के लिए Na2S2O3, क्योंकि ये जो इंपीरिकल फॉर्मूला है वही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। जो इंपीरिकल फॉर्मूला हमने ड्रॉ करा है वही इसके लिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 23, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, प्लस 2 इंटू 32, क्योंकि सल्फर के लिए 32 होता है एटॉमिक मास, 3 इंटू 16, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है और इसका एटॉमिक मास 16 होता है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरीके से हम इंपीरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग परसेंटेज कंपोजिशन। किसको यूज में लेकर? परसेंटेज कंपोजिशन को यूज में लेकर। सबसे पहले हमें एलिमेंट लिखने हैं, फिर परसेंटेज कंपोजिशन लिखने हैं। इनको हम गिवन मास मान सकते हैं कि ये हमें मास दे रखा है 100 में से, 100 में से इतने मास सोडियम के हैं, इतने मास सल्फर के हैं, इतना मास जो है वो ऑक्सीजन का है। फिर हम उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर ये मोल्स जो होते हैं वो रेशो में होल नंबर में नहीं है तो हमें उन्हें सिंपलेस्ट मोलर रेशो में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें सबसे छोटे नंबर से तीनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास में ये रेशो बनता है, लेकिन इस रेशो में भी फ्रैक्शन आया है, और फ्रैक्शन कभी भी हम इंपीरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते समय यूज में नहीं लेते हैं, होल नंबर यूज में लेते हैं। इसलिए हमें इसे दोबारा से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे ही हमें नंबर्स मिलते हैं तो इन एलिमेंट्स के नीचे हमें उन्हें पुट करना है। तो इस तरीके से हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला मिल जाता है। ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं जो आपको अपने बुक के पीछे से करने हैं। ठीक है, थैंक यू।